Everyone, let's talk about today important literary terms related to English literature. Yes friends, ये important literary terms जो टॉपिक में लेके आई हूँ आज की वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी एंड यूपी जूनियर सुपर टेट के एग्जाम्स के लिए। एंड ऑल्सो आप अगर प्रीवियस DSSB, NVS एंड अदर आप किसी भी स्टेट लेवल इंग्लिश लिटरेचर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स और बहुत ही सिंपल वे में आज पढ़ेंगे। एंड ये फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, आपको इसके बाद सेकंड पार्ट भी मिलेगा जिसमें हम ओवरऑल इन्हीं दो पार्ट्स में हम पूरा लिटरेरी टर्म्स कवर करेंगे। Here we have the first literary terms and let's talk about avant-garde. Avant-garde जो है that is related to new literary terms या new writings that is innovative. Yes, जो भी new ideas literature में and new writings literature के point of view से नए terms नए चीजें लेके आते हैं दैट इज कॉल्ड, और वो इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, दैट इज कॉल्ड अवॉन्गार्ड। एंड आप बहुत से न्यूज़पेपर में भी या आप आर्टिकल्स में पढ़ते होंगे, ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इज बर्लेस्क, एंड बर्लेस्क इज रिटन टू मेक अ फन ऑफ सम सीरियस वर्क। इट इज द इमिटेशन ऑफ द मैनर or the subject matter of a serious literary work in words or prose, words of prose. Yes, बर्लेस्क की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है पामेला का, जो कि रिचर्डसन ने लिखा हुआ है, और उसके बिहाफ पे जो चीजें लिखी हैं दैट इज उनका शामिला एक वर्क था दैट वाज रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। ये एक तरीके का बार्लेस्क है, एक तरीके का इमिटेशन है ऑफ टू मेक अ फन ऑफ सीरियस वर्क, क्योंकि जो पामेला है उसमें एक लेडी कैरेक्टर को वर्चू रिवॉर्डेड, उसके कैरेक्टराइजेशन जो किया गया था बहुत ही वर्चू लेडी को उसको कैरेक्टराइज किया गया था बाय रिचर्डसन। बस ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ऑन द कंट्ररी पार्ट वाज दैट कि हेनरी फील्डिंग ने भी उसके अगेंस्ट जो वर्क लिखा था शामिला, जिसको बाद में रिगार्ड किया गया कि यस ये वर्क हेनरी फील्डिंग में लिखा हुआ है। एंड जोसेफ एंड्रयूज को आप ऐसे भी बार्लेस्क भी बोल सकते हो, क्योंकि वो भी एक इमिटेशन था, उसमें एक लड़के को वर्चू की तरह शो किया गया था। एंड तो ओवरऑल बार्लेस्क का मीनिंग होता है कि किसी भी सीरियस वर्क का फन क्रिएट करने के लिए इमिटेशन किया जाता है उसके मैनर, उसके सब्जेक्ट मैटर को इन वर्ड्स ऑफ प्रोज, प्रोज फॉर्म में, दैट इज बार्लेस्क। अगर हम एपिक पोएट्री की बात करते हैं तो एपिक में अगर ये इमिटेशन होता है तो उसको मॉक एपिक पोएट्री बोलते हैं, क्योंकि एपिक को इमिटेट किया जाता है, उसको फन वे में या लाइट वे में मेन सब्जेक्ट के ऊपर उसको लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ मॉक पोएट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो बात करेंगे हम वो है ब्यूकोलिक। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अब सुनने में मिलता है इसको, क्योंकि हम जो सुनते हैं वो पेस्टोरल एलेजी से रिलेटेड सुनते हैं, बट ब्यूकोलिक इज द पोएट्स हु राइट, जो होते हैं जो लिखते हैं ऑफ पेस्टोरल पोएट्री, दैट इज कॉल्ड ब्यूकोलिक। जो पेस्टोरल सब्जेक्ट मैटर पे या आप कह लो रस्टिक लाइफ के ऊपर कंट्री शेफर्ड्स या शेफर्ड्स के ऊपर अपने पोएम्स को लिखते हैं, दे वर कॉल्ड ब्यूकोलिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है सेल्टिक रिवाइवल। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सेल्टिक रिवाइवल एक तरीके का मूवमेंट ही है, अगर हम लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करें तो सेल्टिक रिवाइवल उसमें आता है। इट वाज अ मूवमेंट इन द 19th and 20th century that saw a renewed in aspects of Irish culture. ये एक तरीके का आयरिश रिनेशा है, सेल्टिक रिवाइवल की बात करते हैं हम, और ये 19th and 20th century का मूवमेंट है जिसमें in every aspects of Irish culture there was a renewed thing happened. They imitated the old style of the culture of the and style of the Irish culture, and it is a kind of the Irish Renaissance. And another one we have here that is closet drama. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लोजेट ड्रामा कभी कभी आपके क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है MCQs में। द ड्रामा दैट इज टू बी read, not to be performed on stage. ये जो ड्रामा होते हैं वो पढ़ने के लिए होते हैं ड्रामा फॉर्म में, बट दे आर नॉट intended, they are not bound to perform on stage. इनका किसी तरीके का परफॉर्मेंस नहीं होता, जैसे we all have seen the dramas जो related होते हैं परफॉर्मेंस से, जिसमें सब कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट होता है, सेटिंग्स होती है, बट क्लोजेट ड्रामा में होने के बावजूद भी वो सिर्फ उसका क्या मीनिंग होता है कि दैट इज
फॉर पर्पज ऑफ रीडिंग, नॉट परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। ये इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमने इसको करा है, आप प्लीज इसको नोट डाउन भी करते चलो, और बहुत ही सिंपल वे में वन लाइन में मैं इसको क्लियर कर रही हूँ सो दैट आपके माइंड में ये चीजें समझ में आ जाए कि किस तरीके से लिटरेरी टर्म्स हैं और क्या उनका यूज है, कैसे उनको आप डिफाइन करोगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। And here we have the first one in another part, that is caricature. It is a verbal description exaggerated or distorted for comic effect. Yes, caricature की बात करते हैं हम, and it is related to the description of picture और description of somebody, जो किसी तरीके का एक उसके appearance का आप या उसके body structure का जो होता है, body language का एक तरीके से picturization या verbal description होता है, so that it can create, it have a funnier side of this, और वो व्हाट इज रियलिटी उससे थोड़ा सा हटके होता है फॉर द कॉमिक इफेक्ट, और एग्जैगरेटेड वे में बनाया जाता है। जैसे आप बहुत से पिक्चर्स देखते हो, जो भी आप न्यूज़पेपर्स में स्केचेस या कभी बुक में आप स्केचेस देखते हो, वो किसी भी कैरेक्टर से रिलेटेड, तो उसको उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है सो दैट इट कैन अट्रैक्ट अस एंड इट कैन मेक अस laugh, and that is the caricature all about. So it is a picturization or verbal description of someone that creates his behavior and उसके appearance, उसके body language को उस picture के through समझाया जाता है, उसके caricature के through, उसके description के through, verbal description के through समझाया जाता है, and it can create some kinds of comic effect by showing that picture or verbal description. Next we have catharsis. It is a purgation of emotions or purification of emotions. According to Aristotle, the end of tragedy is the purgation of emotions through pity and fear. कैथार्सिस का जो मतलब होता है वो ड्रामा से रिलेटेड, ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है, और ये होता है एक तरीके का प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस बाय शोइंग पिटी एंड fear through the pity of fear, जो एक तरीके का इमोशंस में प्यूरिफिकेशन होता है, एक तरीके का इमोशन जो शो होता है, that is called catharsis in drama. And another one we have, that is chorus. chorus की बात करें हम तो chorus एक important literary term है, and it refers to a group of singers. जो किसी भी ड्रामा को आप अगर chorus की बात करते हो, तो जैसे आपका डॉक्टर फास्टस है, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको कोरस आपको को जैसे कैरेक्टराइजेशन को, जो डॉक्टर फास्टस का कैरेक्टराइजेशन है उसको प्रेजेंट करता है, उसको बताता है कि किस तरीके से, और उसको ड्रामा को एंड भी कोरस ही करता है। सो एक तरीके का ये ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है जो किसी स्टोरी को जो शुरू होने से पहले उसको डिस्क्राइब करता है, उसके लिए थोड़ा सा ग्लिम्स आपको देता है कि व्हाट द सब्जेक्ट मैटर इज ऑल अबाउट। और समटाइम्स ये बीच बीच में आपके जो ड्रामाज होते हैं उसके बीच में भी ये ग्रुप ऑफ सिंगर्स किसी भी स्टोरी को नरेट करते हैं, जो कि वहाँ पे आपका ऑब्सीन होता है एंड नो सेटिंग इज एंड दैट, वो ऑब्सीन चीजें होती हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ की बात करें, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर, स्पीचेस एंड सीन्स इन सीरियस और ट्रेजिक वर्क, स्पेशली इन ड्रामा। कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है कि आप कॉमिक रिलीफ की बात यहाँ पे इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एक तरीके का इंट्रोडक्शन होता है ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स ऑफ अ सीरियस ड्रामा। इन सीरियस ड्रामास, जो भी सीरियस ड्रामाज होते हैं या स्पीच, उसमें किसी तरीके का एक तरीके का कॉमिक इफेक्ट देना बाय कैरेक्टर्स और थ्रू स्पीचेस और थ्रू सीन्स, दैट सो दैट इट कैन लाइटन द मूड ऑफ द स्पेक्टेटर्स, जो उसको वॉच कर रहे हैं या जो रीडर्स उसको पढ़ रहे हैं, उनके मूड को थोड़ा सा रिलीव कर सके फ्रॉम दैट सीन्स ऑफ द ट्रेजिक सीन्स और ब्लडशेड एंड इस तरीके की चीज़ों से उनको एक तरीके का थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। एंड दैट इज ऑल कॉमिक रिलीफ बाय some introducing some comic characters or some comic speeches so that it can create laughter or lighten the mood of the spectators or readers, and that is introduced in drama. And another one we have conceit. yes, ये बहुत ही important है conceit। आपने मेटाफिजिकल से अगर रिलेटेड पढ़ा है तो that is related to conceits की बात होती है। there is far-fetched comparison between distant dissimilar things. This technique was used by metaphysical poets. yes, ये दो ऐसी चीजों का जो एक कंपैरिजन होता है, दो सिमिलर चीजों का कंपैरिजन होता है, जिससे कहीं दूर दूर तक इनके कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं होता है, बट
this was created, this was used by the metaphysical poets in their poetry. And the conceits is a called, it has a metaphor comparison between distant dissimilar things. And next important term की बात करते हैं हम. And here we have another one, that is dialect. And dialect की बात अगर हम करते हैं, it is a form of language spoken by people in a particular region. विलेज साइड में चले जाओ तो वहाँ के डायलेक्ट्स अलग होते हैं. दैट इज रिलेटेड टू दैट कि वो स्पेसिफिक लैंग्वेज या फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होता है जो पर्टिकुलर पीपल बोलते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और ग्रुप. किसी पर्टिकुलर ग्रुप या रीजन के क्षेत्र के लोग जो जिस तरीके की पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं जो कॉमन लैंग्वेज से अलग होती है, दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट. अगर आप गुजरात चले जाओ, गुजरात की लैंग्वेज अलग होती है. आप अगर पंजाब चले जाओ, पंजाब की लैंग्वेज एक अपना उनका डायलेक्ट होता है, जो उनका खुद का डायलेक्ट होता है, जो रीजनल डायलेक्ट जिसको बोलते हैं. तो इस तरीके से डायलेक्ट इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज स्पोकन बाय स्पेसिफिक ग्रुप और people of the specific region. Next we have dirge. Dirge is a slow, sad song or piece of music, sometimes played because someone has died. Yes, ये होता है. डर्ज की बात करते हैं. इट इज समटाइम्स रिलेटेड टू एलेजी, बट इसका जो एलेजी का एलेजी इज अ लॉन्ग, एलेजी इज अ लॉन्ग पोएम, बट डर्ज जो होता है वो शॉर्ट पोएम्स होते हैं और स्लो सैड सॉन्ग्स होते हैं. एंड उसमें म्यूजिक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. एंड इट इज रिलेटेड टू इट इज प्लेड if someone has died. और आप बेस्ट एग्जांपल देखोगे टेम्पेस्ट में. टेम्पेस्ट में डर्ज का यूज होता है, जो आपके बिटवीन जो स्टोरी होती है उसके बीच में ये चीजें होती हैं. इस तरीके के सॉन्ग्स होते हैं. अगर कोई समवन जो नियर एंड डियर होता है उसके लास्ट पे ये गाना, ये शॉर्ट पोएम जो होता है वो गाया जाता है. नेक्स्ट वन वी हैव यूलॉजी. It is referred to a speech of writing in praise of a person. Eulogy का मतलब होता है कि ये speech या writing होती है जो किसी person की praise में बोला जाता है, उससे लिखा जाता है. And it refers to that speech or writing. And another one we have eclogue. Eclogue is a short pastoral poem. eclogue की बात करते हैं. elegy भी pastoral poems होती है, that will pastoral elegy की बात करते हैं. और यहाँ पे eclogue भी है. It is a short pastoral poem होती है, that is short rather than elegy, pastoral elegy, and usually in dialogue के form में होते हैं. and subject matter जो होता है इसका, that is related to rural life and of the society of shepherds, depicting rural life as a free from the complexity and corruption of more civilized life. Yes, यहाँ पे overall जो eclogue का जो मीनिंग होता है, ये शॉर्ट पेस्टोरल पोएम्स होती हैं, डायलॉग के फॉर्म में होती है, और इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो रूरल लाइफ एंड सोसाइटी ऑफ शेफर्ड्स का होता है. शेफर्ड्स के जो लाइफ स्टाइल होती है उनको डिपेक्ट किया जाता है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पे. एंड जो एक्सप्रेस किया जाता है उनकी लाइफ को, उनकी जो लिविंग स्टाइल को, दैट इज फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ. दिस वाज शोन बाय द राइटर, बाय द पोएट और हु इज राइटिंग eclogue. और उनका क्या होता है, उनकी लाइफ जो होती है, शेफर्ड्स की लाइफ को इस तरीके से शो करते हैं कि दे आर फ्री फ्रॉम any kinds of complexity and there is no kind of corruption as we see in civilized life, because they are from rural life. Don't think that they are not civilized, but they have free from complexity and the corruption of the civilized life of the people. And another one we have, and this is the last of this part video, first part of the important literary terms. Fable की बात करते हैं. Fable is a short story that tells a moral truth. मॉरल ट्रूथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें होता है, ये पार्ट है. इन विच एनिमल्स स्पीक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स. ये शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जो कि मॉरल ट्रूथ से रिलेटेड होती है, मॉरल आइडियोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, मॉरल सब्जेक्ट मैटर पे रिलेटेड होती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं. एंड दे बिहेव लाइक, दे टॉक एंड दे बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स. वो ऐसे बात करते हैं, ऐसे स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं या उनका एक्सप्लेन करते हैं जैसे वो human beings हो, and there's the story related to the moral truth, and that was explained by animals. They behave like animals and they talk like human beings. They talk like they act like human beings, and they are telling moral truth related to life. And friends, this was the end of the today's video. This was the first part of the
लिटरेरी टर्म्स। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इंपॉर्टेंट कुछ और लिटरेरी टर्म्स डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने एफ तक डिस्कस करा हुआ है, उसके बाद के अल्फाबेट्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इन दोनों पार्ट्स में आपको पूरे लिटरेरी टर्म्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात मैं कर रही हूँ, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्कशन हमने किया हुआ है इन दोनों पार्ट्स में। और प्लीज वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का, नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जो आपका लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड होगा। इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स उसमें डिस्कस करेंगे हम। और प्लीज चैनल के और अदर वीडियोस भी आप वॉच आउट करिए, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे विद इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट। ये मैं गारंटी लेती हूँ, आपको कंटेंट जो होगा वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव मिलेगा यहाँ पे इस चैनल एंग्लर्ड जोन पे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज like and subscribe.